हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 27 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसका PDF अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर पहले ये जान लीजिए कि इस रैंकिंग को जारी कौन करता है। तो देखिए, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इसे IMD मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इस रैंकिंग में देखिए 2023 में टोटल 64 देशों की इकोनॉमी को सम्मिलित किया गया है और 64 देशों की इकोनॉमी में भारत का स्थान 40वां रहा है। सबसे पहले ये याद रखिए कि इसे जारी किस आधार पर किया जाता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। किसी भी देश में देखिए उद्योगों के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना ज़्यादा अच्छा है, या उस देश में कितना ज़्यादा फेयर कंपटीशन है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अगर सारी सुविधाएं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के या उद्योगों के अनुकूल है तो कोई भी बिजनेस उस देश में ग्लोबल लेवल पर परफॉर्म कर सकता है। इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2023 में इस इंडेक्स में 64 देशों की इकोनॉमी में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। इसके पहले देखिए 2022 में भारत इस रैंकिंग में 37वें स्थान पर था। अब यहाँ पर देखिए 3 रैंकिंग की भारत की इस इंडेक्स में गिरावट हुई है। यहाँ पर ऑफिशियल साइट का देखिए डेटा मैं आपको बता देता हूँ। पहले भारत 37वें स्थान पर था 2022 में। अब देखिए 40वें स्थान पर इंडिया है। 3 रैंकिंग का यहाँ पर इंडिया को नुकसान हुआ है 2023 में। यहाँ पर साइट देख लीजिए IMD, जो कि इस रैंकिंग को तैयार करता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। काफ़ी कन्फ्यूजन है इसको लेकर। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये हम बात कर रहे हैं IMD की रिपोर्ट की, जो कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है। इसके अलावा देखिए WEF, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जाना जाता है, ये भी एक इंडेक्स को जारी करता है जिसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये इंडेक्स अलग है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IMD की रैंकिंग की। तो अब कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको ऑफिशियल साइट का भी डेटा बता दिया है। आगे आइए, देखिए IMD की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सरकारी दक्षता में थोड़ी सी प्रगति की है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे कारक हैं जिनके कारण भारत इस रैंकिंग में पिछड़ गया है। जैसे देखिए बिजनेस एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इस आधार पर भारत की इस इंडेक्स में रैंकिंग में देखिए गिरावट हुई है। पहले इंडिया 37वें स्थान पर था, अब गिरकर 40वें स्थान पर आ गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस रैंकिंग में 64 देशों की इकोनॉमी को सम्मिलित किया गया था। अब देखिए शीर्ष देश जो कि इस रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं, पहला है यूरोप का देश डेनमार्क, सेकेंड है आयरलैंड और तीसरे पर है स्विट्जरलैंड। सबसे आखिरी रैंकिंग पर 64वें स्थान पर वेनेजुएला को रखा गया है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी। जारीकर्ता कौन है इसे भी याद रखिएगा। तो ये IMD के द्वारा जारी की जाती है। 2022 में इस रैंकिंग में भारत 37वें स्थान पर था और अब गिरकर भारत 40वें स्थान पर आ गया है। आई होप इस क्वेश्चन को लेकर या इस रैंकिंग को लेकर आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूँ। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए ईद की सेल शुरू हो गई है, जहां पर आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस अप टू 80% तक ऑफ में अवेलेबल है। बिना देर किए आप रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए एप्लीकेशन में काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं और इसके अलावा किसी भी कोर्स को वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। हाल ही में देखिए भारत के PM नरेंद्र मोदी मिस्र की यात्रा पर थे, जहां पर उन्हें मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। मिस्र के प्रेसिडेंट
अब्देल फतह अल सीसी ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को इस सर्वोच्च सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया और मिस्र के सर्वोच्च सम्मान को पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय बन गए हैं। पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में देखिए ये इनका 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। जो मेन पुरस्कार पीएम मोदी को दिए गए हैं या जिस देश के सर्वोच्च पुरस्कार दिए गए हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए नरेंद्र मोदी को पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियम ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया था। फिजी के सम्मान कंपेनियम ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा अमेरिका ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में सम्मानित किया है। तो ये मेन सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं जो कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को अलग अलग देशों के द्वारा दिए गए हैं। अब ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये जो सर्वोच्च सम्मान है मिस्र का, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय खिलाड़ी दीक्षा डॉगर का संबंध किस खेल से है? दीक्षा डॉगर भारत की देखिए गोल्फ की खिलाड़ी है, आंसर डी हो जाएगा। सुर्खियों में क्यों है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हरियाणा के झज्जर की रहने वाली देखिए गोल्फर दीक्षा डॉगर ने अपना दूसरा लेडीज यूरोपीय टूर खिताब अपने नाम किया है। लेडीज यूरोपीय टूर खिताब 2023 में देखिए भारत की दीक्षा डॉगर पहले स्थान पर रही है, सेकेंड स्थान पर थाईलैंड की ट्रिचेट थी और तीसरे स्थान पर फ्रांस की सेलिन हर्बिन रही है। तो हरियाणा की रहने वाली भारत की गोल्फर दीक्षा डॉगर ने लेडीज यूरोपीय टूर का खिताब हाल ही में 2023 में जीता है। इसके पहले देखिए दीक्षा डेफ ओलंपिक में 2 बार पदक जीत चुकी है। 2017 में इन्होंने गोल्फ में देखिए सिल्वर मेडल हासिल किया था और 2021 के डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक गोल्फ में हासिल किया था। डेफ ओलंपिक के बाद इन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया और पहली ऐसी गोल्फर बनी जिसने डेफ ओलंपिक और मुख्य ओलंपिक दोनों में भाग लिया है। तो दीक्षा डॉगर भारत में गोल्फ की खिलाड़ी है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट ऐसे प्लेयर हैं जो कि भारत के गोल्फ से रिलेट करते हैं। देखिए ज्योति रंधावा, अदिति अशोक, जीव मिल्खा सिंह और शर्मिला निकोल लेट, ये सभी भारत के गोल्फ के खिलाड़ी है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जीव मिल्खा सिंह है, एक धावक भी है मिल्खा सिंह, लेकिन वो अलग हैं, ठीक है ना। तो जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित है। अब लेडीज यूरोपियन टूर खिताब की बात करें जो कि 2023 में आयोजित किया गया है, ये क्या है? तो दुनिया भर की विशिष्ट महिला गोल्फरों के लिए ये एक गोल्फ टूर्नामेंट की श्रृंखला है। इस लेडीज यूरोपीय टूर गोल्फ टूर्नामेंट की शुरुआत 1978 में की गई थी। 2023 में भारत की दीक्षा डॉगर ने इसका खिताब अपने नाम किया है। आगे आ जाइए। देखिए टेबल टेनिस का ये टूर्नामेंट है जिसका नाम है WTT कंटेंडर्स टूर्नामेंट। इस टेनिस टूर्नामेंट में डबल्स कैटेगरी का खिताब किसने जीता है? तो देखिए WTT कंटेंडर्स टूर्नामेंट में डबल्स का जो खिताब है वो भारत की सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने अपने नाम किया है। आंसर ए हो जाएगा। इसका आयोजन देखिए हाल ही में ट्यूनीशिया में किया गया है। टेबल टेनिस की इस प्रतियोगिता में डबल्स कैटेगरी का खिताब भारत की सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने जीता है। इनकी जोड़ी ने देखिए फाइनल में जापान की मियू किहारा और मीवा हारीमोटो की जोड़ी को हराकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। देखिए WTT की अगर हम बात करें तो यह ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा 2019 में बनाया गया था। यह वर्ल्ड टूर से अलग देखिए एक कमर्शियल टूर्नामेंट है जिसका पहला आयोजन 2020 में चीन के मकाओ में किया गया था। सामान्यतः देखिए WTT के साल में 4 टूर्नामेंट आयोजित करवाए जाते हैं। सबसे पहला ग्रैंड स्मैश, दूसरा WTT सीरीज, तीसरा WTT चैंपियन सीरीज और चौथा जिसकी हम बात कर रहे हैं WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट। WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन ट्यूनीशिया में किया गया है जिसमें डबल्स कैटेगरी में भारत की सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने डबल्स कैटेगरी का खिताब अपने नाम किया है। अब देखिए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1926 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पद्मश्री सिस्टर सिरिल का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया? तो पहले तो ये है कौन, इनकी बात कर लेते हैं।
तो देखिए पश्चिम बंगाल में निवास करने वाली ये आयरिश मूल की एक शिक्षाविद है फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में 86 वर्षीय आयु में निधन हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें 2007 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। इन्होंने देखिए अपना पूरा जीवन वंचित बच्चों की शिक्षा में लगाया है। 1983 में इन्होंने रेनबो प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, जिसके माध्यम से स्कूली कक्षाएं खत्म होने के बाद बच्चों को सड़कों पर पढ़ाया जाता था। तो इन्होंने पूरा जीवन अपना बच्चों के एजुकेशन में दिया है, उनके एजुकेशन के लिए लगाया है। इसीलिए इन्हें 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सिस्टर सिरिल के नाम से जानी जाती थी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो देखिए पहले इस रिपोर्ट की बात करते हैं कि ये रिपोर्ट एक्चुअल में क्या है। तो देखिए ऐसे प्लेस जो कि स्टार्टअप के लिए एक फ्रेंडली इकोसिस्टम प्रदान करते हैं, जहां पर स्टार्टअप को अगर लगाया जाता है, स्थापित किया जाता है, तो उनके डेवलप होने के या सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे प्लेसेस को इस रिपोर्ट में रैंकिंग दी जाती है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट की बात करें 2023 की, तो इसमें पहले स्थान पर यूएसए का सिलिकॉन वैली रहा है। आंसर भी हो जाएगा, यूएसए के प्लेस सिलिकॉन वैली को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर रखा गया है। अब इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए नीति सलाहकार और अनुसंधान फर्म जीनोम के द्वारा इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट या इंडेक्स में पहले स्थान पर, जैसा कि अभी हमने बात की, यूएसए का सिलिकॉन वैली है। दूसरे स्थान पर यूएसए का ही शहर न्यूयॉर्क रखा गया है और तीसरे स्थान पर इस रैंकिंग या रिपोर्ट में यूनाइटेड किंगडम के शहर लंदन को मोस्ट स्टार्टअप इको फ्रेंडली प्लेस घोषित किया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस रिपोर्ट के टॉप 3 प्लेसेस बताए हैं। अब देखिए इंडिया की बात करें तो इस रिपोर्ट में इंडिया में कर्नाटक का बेंगलुरु शहर 20वें स्थान पर रखा गया है। उसके बाद दिल्ली को 24वें स्थान पर और मुंबई को बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में 31वां स्थान दिया गया है। अब ये जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करती है। जारीकर्ता जीनोम नाम का एक संस्थान है, एक स्टार्टअप है। किसी भी प्लेस पर स्टार्टअप के डेवलपमेंट के लिए कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, वहाँ पर फंडिंग कितनी ज़्यादा अवेलेबल है, मार्केट एक्सेस कितना अच्छा मिलता है उद्योगों को, इस आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में यूएसए का सिलिकॉन वैली पहले स्थान पर रहा है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती गांवों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किए जाने का फैसला किया है? तो ऐसा राज्य है भारत का त्रिपुरा राज्य, जिसने देखिए हाल ही में अपने 75 सीमावर्ती गांवों का नाम स्वतंत्रता सेनानी मतलब फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर रखने का फैसला किया है। त्रिपुरा में देखिए 75 सीमावर्ती गांव के नाम बदलने की जो परियोजना है, उसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। भारत में आज़ादी के 75 साल पूरे होने और भारत में लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने और उसे याद रखने के उद्देश्य से इस परियोजना को त्रिपुरा में शुरू किया गया है, जिसके तहत त्रिपुरा अपने 75 सीमावर्ती गाँव का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने वाला है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर के पद पर है और माणिक साहा वर्तमान में यहाँ के सीएम के पद पर हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोपोलिस स्मारक किस देश में स्थित है? तो पोर्ट टेओफिक, जिसे हेलियोपोलिस स्मारक के नाम से जाना जाता है, मिस्र में स्थित है। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मिस्र में इस स्थान की यात्रा की थी और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो इस क्वेश्चन में केवल आपको ये याद रखना है कि हेलियोपोलिस स्मारक, जिसे पोर्ट टेओफिक के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। मिस्र जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसकी कैपिटल काहिरा है और मिस्र पाउंड यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो हरद्वार दुबे जो कि एक सांसद थे फ्रेंड्स, इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में छावनी विधानसभा सीट से ये 2 बार विधायक रहे हैं और वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा के सांसद थे, जिनका हाल ही में देखिए 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
इसके पहले ये उत्तर प्रदेश में देखिए कल्याण सिंह की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। तो हरद्वार दुबे, जिनका हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा के सांसद थे। इसके अलावा देखिए एक और अदर डेथ को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में देखिए सुल्तानपुर लोकसभा सीट से कांग्रेसी सांसद राजकरण सिंह का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो राजकरण सिंह जो कि कांग्रेस के सांसद थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और इसके अलावा हरद्वार दुबे जो कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के सांसद थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के मध्य शुरू की गई है? तो देखिए हाल ही में गोवा राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को गोवा के मडगांव से मुंबई तक चलाया जा रहा है। आंसर डी हो जाएगा। ये गोवा की पहली वंदे भारत ट्रेन है। हाल ही में देखिए एक साथ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जिनमें से 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें पहली बार वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड और गोवा। ये ऐसे राज्य हैं जिनको अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। मध्य प्रदेश में एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। हालांकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश में एक वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही थी। अब कौन कौन सी 5 ट्रेन हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से जबलपुर तक वंदे भारत को हरी झंडी दी गई है। खजुराहो, भोपाल और इंदौर वंदे भारत को भी शुरू किया गया है। इसके अलावा गोवा राज्य पहली वंदे भारत चली है मडगांव से मुंबई। कर्नाटक राज्य में धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और झारखंड और बिहार के मध्य में हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि झारखंड राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन है। तो इस तरह से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 वंदे भारत ट्रेन को एक साथ हरी झंडी दिखाई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 27 जून 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम वर्ल्ड के मेजर ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स को एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसीलिए याद रखिएगा। गेट का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में। सॉर्क का मुख्यालय काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में। अमेरिकी राज्यों का संगठन, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। अरब लीग का हेडक्वार्टर काहिरा मिस्र में स्थित है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जेनेवा में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसे यूनिडो के नाम से जाना जाता है, इसका भी मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित है। अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WWF वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय ग्लॉन्ड स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वीना में। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में और यूनिसेफ का मुख्यालय USA के न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ये सभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं वर्ल्ड के जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं और इनके हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आ जाइए लास्ट डे या लास्ट सेशन के करंट अफेयर्स को एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर वहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर याद नहीं हुआ हो तो यहाँ पर ईजिली हमें याद हो जाए। देखिए हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए साहित्य अकादमी के द्वारा युवा पुरस्कार 2023 से अतुल कुमार रॉय को सम्मानित किया गया है। जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब मध्य प्रदेश की टीम ने अपने नाम किया है। हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस समझौता 2020 में शुरू किया गया था। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में चीन की यूनिवर्सिटी सिंघुआ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही है। देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री
भारत के तेलंगाना राज्य में स्थापित की गई है। गूगल द्वारा वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर की स्थापना भारत के गुजरात राज्य में की जाएगी। हाल ही में किस राज्य में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया गया? तो बलिदान स्तंभ का शिलान्यास हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया है। जोहा, जो कि हाल ही में सुर्खियों में रही है, चावल की एक किस्म है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। चर्चा में रही ओशन गेट एक्सपीडिशन किस देश की कंपनी है? तो ये अमेरिका की कंपनी है, जिसने हाल ही में टाइटन पनडुब्बी भेजी थी, जिसके डूब जाने से 5 उद्योगपतियों की मृत्यु हो गई थी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को एक बार हमने रिवाइज कर लिया। अब आ जाइए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिस हिपकिंस किस देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।